नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान के दौरे पे है और टेलीविजनों पे आप देख रहे होंगे उनके बयान आ रहे हैं। कई सारे बयान हिंदुस्तान के कई सारे एक्सपर्ट्स के लिए शॉकिंग है और कई लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हिंदुस्तान के जवानों ने, सेना ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के चंगुल से आज़ादी दिलाई। लेकिन अब चाहे वो मसला रोहिंग्यास का हो या फिर बांग्लादेश में पल रहे आतंकी संगठन, जिहादी संगठन और तो और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है, उस पर शेख हसीना क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, कई सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बयान पे बयान आ रहे हैं मैडम शेख हसीना की। क्या लगता है इन बयानों से क्या समझ में आता है? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, दो कमेंट। पहली बात। दूसरी बात, मैं उन्होंने क्या कहा शेख हसीना जी ने, पहले उस पर टिप्पणी करूंगा और फिर अलग अलग बिंदुओं पे चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। शेख हसीना जी ने हिंदुस्तान में आके कहा कि हम पूरे देश, विश्व के पास और हमारे देश के सामने ही एक खाली दुश्मन है, वो है पॉवर्टी, गरीबी। पहला चीज़ उन्होंने कहा, चलिए इसमें कोई विवाद नहीं। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि जब दो देशों में, बड़े बड़े देशों में डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो उनको बातचीत के माध्यम से सलटाना चाहिए। उनका इशारा चीन और भारत पे था। हाँ, और वो कहती हैं कि यदि हिंदुस्तान और चीन के बीच में समस्या खड़ी होती है, विवाद खड़ा होता है, तो मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूँगी। और वो कहती हैं कि हमारा सोच है सभी के साथ दोस्ती और घृणा किसी के साथ नहीं, ये उन्होंने कहा। उसके बाद रोहिंग्याज के बारे में उन्होंने कहा कि रोहिंग्याज, हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ संपर्क में हैं और रोहिंग्याज अपने होमलैंड, अपने घर वापस जाएं, इसका प्रयास चल रहा है। और हिंदुस्तान से मैं निवेदन करूंगी कि वो मेजर रोल अदा करें इस परिप्रेक्ष्य में। अब पहले सीधे रोहिंग्याज पे आते हैं। बांग्लादेश में 1.1 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं रोहिंग्याज, 11 लाख। हिंदुस्तान में कहा जाता है 40,000 रोहिंग्याज है। मैं इस फिगर को नहीं मानता, इससे कहीं ज़्यादा है। कहीं मुझे तो लगता है कि 10 लाख के आसपास रोहिंग्याज ऑलरेडी घुस चुके हैं एकदम। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये रिफ्यूजी क्राइसिस जो शुरू हुआ 1978 से शुरू हुआ, रोहिंग्याज 12th सेंचुरी से, पुराने बर्मा और नया नाम जो म्यांमार है उसमें 12 सेंचुरी से रह रहे हैं और अरकान एक जगह है वहाँ पे रह रहे थे। 78 में विराटू के कारण ये डर के मारे भागे। जब विराटू ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मिलिट्री जनता ने भी शुरू में तो विराटू को अपोज किया, लेकिन बाद में मानना पड़ा क्योंकि विराटू की जो लोकप्रियता थी बहुत मजबूत थी। तो ये भागना शुरू हुए, तो कुछ बांग्लादेश आए, कुछ हिंदुस्तान आ गए। तो ये रोहिंग्याज तो हमारे हैं नहीं। आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए, ये लिबरल्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से वहाँ गए थे ब्रिटिश के ज़माने में। ब्रिटिश लेके सब जगह अपना लिबरल लेके जाते थे, वहाँ लिबरल लेके चले गए। तो मायना कर, ये तो जहाँ इनका होमलैंड है और धर्म के आधार पे जो इनका बैकग्राउंड है वहीं जाना चाहिए ना इनको। तो हिंदुस्तान में 10 लाख का मतलब क्या हुआ? 1 करोड़ बांग्लादेशी को हम लोग रखे यहाँ पर, उसके बाद 10 लाख अभी रोहिंग्याज। तो ये धर्मशाला नहीं ना है देश, जिसको आज घुस जाओ, रोटी दो, खाना दो, नौकरी दो। और ये सब जो हिंदुस्तान में रोहिंग्याज आते हैं थ्रू बांग्लादेशी आते हैं। वही नहीं, ये रोहिंग्याज जो हैं ये ड्रग ट्रैफिकिंग में, ये जितने गलत काम हैं सब ये करते हैं। अब ये बताइए मुझे कि बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदुस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, कैसे हमने बंगाल के लिए, बांग्लादेश के लिए कुर्बानियाँ दी और उसका क्या सिला मिला हमें? इस पूरे प्रश्न को मैं 2-3 बिंदुओं से कवर करूंगा। पहले तो कमेंट हसीना जी के स्टेटमेंट पे, दूसरा हमने क्या किया, हमने बांग्लादेश को क्या दिया और हमें क्या मिला। 3 बिंदु। पहला बिंदु कमेंट्स, मेरा कमेंट्स हसीना जी के वक्तव्य पे। ये हसीना जी कहती हैं कि चाइना और हिंदुस्तान का जो मसला है वो आपस का मसला है, पारस्परिक मसला है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो मसला था
वो भी तो आपका वो तो इंटरनल मैटर था पाकिस्तान का, तो उसमें हम कहाँ से आ गए? हमसे क्यों सपोर्ट मांगा? हमसे क्यों इंटरफेयर करवाया? हमारे जवानों का खून क्यों बहाया? 471 हमारे सोल्जर्स मारे गए, क्यों? इसका जवाब दीजिए हसीना जी। आप एक बार में चीन के साथ भी गुडी गुडी बनना चाहती हैं, अच्छा बनना चाहती हैं, हमारे साथ भी गुडी गुडी बनना चाहते हैं, ये तो नहीं चलेगा। और पाकिस्तान के साथ भी गुटी गुटी बना। पाकिस्तान के साथ भी मलिश टू नन, फ्रेंडशिप टू ऑल। तो ये फ्रेंडशिप टू ऑल तो जब आप डूब रही थी उस समय क्यों नहीं लोगों से सपोर्ट मांगा? हिंदुस्तान से उनको मांगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि हमने बांग्लादेश को क्या दिया? हमने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दी, अदरवाइज मुमकिन नहीं था वो। जिस तरह से पाकिस्तान ने लाखों में अपना फ़ौज वहाँ स्टेशन कर रखा था। हम माँ हैं, हमने जन्म दिया ये बांग्लादेश को, और माँ के साथ ये सलूक कर रही हैं हसीना जी, ये सम्मान। मुझे लगता है कि हसीना जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, यूज़ एंड थ्रो कल्चर, इस्तेमाल करो और फेंको, वही हो रहा है। हमने खून बहाया, हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है 71 वार के चक्कर, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे। हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, हमने रिवराइन टेरेन में किस तरह से बैटल लड़ा जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल प्लानिंग होता है उसके लिए चाहिए, हमने किया। हमने शेख, जो उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको एक बार बचाया और 3 बार हत्या से बचाने के लिए प्रयत्न किया, उसका डिटेल बताता हूँ। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दिया बांग्लादेश को। 16-17 पॉइंट हैं जो अभी समय के अभाव में हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे। 16 कि हम किस तरह से, यदि बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था आज अच्छी है, जो जिस भी स्थिति में है, उसका मुख्य कारण हिंदुस्तान है, चीन नहीं। अब हम बताते हैं कि कैसे हमने जीवन दान दिया शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को हमने पाकिस्तान का आर्म ट्विस्टिंग करके और रिलीज़ करवाया। उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल में डाल गया था, कहाँ पे? मियानवाली में। 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान मियानवाली से निकल के वो लंदन गए। प्रोग्राम था कि हम, इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया था कि एयर इंडिया फ्लाइट से लंदन से दिल्ली होते हुए वो ढाका जाएंगे। एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला, हमारी तो इंटेलिजेंस अच्छी है, तो इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि इस एयर इंडिया फ्लाइट को बूबी ट्रैप किया जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत चतुरता बुद्धिमत्ता के साथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड हीथ से बात किया, और उसके पीछे भी बड़ा स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात आ जाएगी, लेकिन जो देश ये षड्यंत्र कर रहा था उसी कैंप का ये ब्रिटेन है। तो इंदिरा जी ने कहा कि यदि ब्रिटेन का हम RAF का VIP पे फ्लाइट लेंगे तो उसको टच करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बताना नहीं चाहता था वो कौन देश इन्वॉल्व था ये इस षड्यंत्र में, कंस्पिरेसी में। और मिस्टर हीथ मान गए। तो RAF जो VPI फ्लाइट था उसमें शेख मुजीबुर रहमान बैठ के वहाँ ढाका पहुँच गए, और उनकी 15 अगस्त 1975 को हत्या की गई। उसके पहले रॉ ने 1974 में दिसंबर में शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात किसी ने किया, नाम नहीं लूँगा मैं, और उसने कहा कि आपकी जान को खतरा, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो शेख मुजीबुर रहमान दिल के बड़े अच्छे आदमी थे, वेरी गुड लीडर, जनता का हीरो। उन्होंने कहा, अंग्रेजी उन्होंने इस्तेमाल किया, दीज आर माई चिल्ड्रन, दे विल नॉट बिट्रे मी, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ षड्यंत्र नहीं करेंगे। यही होता है जब राजा भोला भाला हो और षड्यंत्र को बैटल रीडिंग करने की क्षमता नहीं रखता हो तो उसकी मृत्यु होती है। फिर मार्च 75 में फिर एक रॉ अफसर उनको जाता है और ब्रीफ करता है पूरा डिटेल्स, ये यूनिट इन्वॉल्व है, ये सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, ये रिटायर्ड ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, और आपकी हत्या का प्रोग्राम बन चुका है, एक्शन लीजिए आप। फिर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा, दे आर माई चिल्ड्रन, वो मेरे लिए कुछ नहीं ऐसा करेंगे, आपकी सूचना गलत है। अब क्या कर सकता है हिंदुस्तान? खाली आपको इनपुट दे सकता है। आपको मैं कहूँ कि गेट के बाहर मत निकलना, 4 गुंडे आपके लिए वेट कर रहे हैं, अरे नहीं वो मेरे बच्चे हैं, तो गए आप। वही हुआ, उनकी हत्या हुई 15 अगस्त 1975 को। अब आते हैं कि हमें क्या मिला, तो उसके डिफरेंट हेड्स में मैं कवर करता हूँ कि सेना के परिप्रेक्ष्य में,
कॉस्ट ऑफ वॉर के परिप्रेक्ष्य में और हमारा आर्थिक व्यवस्था पे। सेना के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें खून बहाना पड़ा, हमें दर्द मिला, हमें आंसू मिली। 471 हमारे जवान मारे गए और 1450 घायल हुए। हमारी ये 471 जवानों की महिलाएं विधवा हुईं, उनके बेटे अनाथ हुए, वो जवान का भाई खोया, और जो वुंडेड हुए वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का हाथ चला गया, हमने ये मिला। पाकिस्तान को तो 93,000 प्रिजनर्स मिल गए, और बांग्लादेश को तो इस पाकिस्तान को तो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश मिल गया। मैं बताता हूँ हमें क्या मिला। कॉस्ट ऑफ वॉर कहा जाता है उस समय 71 के यार्डस्टिक से 200 करोड़ पर वीक, पर सप्ताह खर्चा था। तो ये बैटल चला, युद्ध चला 3 दिसंबर 71 से लेके 16 दिसंबर 71 तक 13 दिन। अब मानिए 2 सप्ताह, 400 करोड़। 400 करोड़ तो ये एस्टिमेटेड फिगर है, इससे कई ज़्यादा है एक्चुअल खर्चा। उसके बाद कि यदि हम और ऐड करें, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट पे तो बाद में आऊँगा। कॉस्ट बात करें कि जो हमारे जवान जो घायल हुए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उस पर खर्चा। ये जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको खाना, रखना, भोजन, गृह, घर, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब भी तो खर्चा हम लोगों ने ढोया। 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ गए, और इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उस समय आर्थिक व्यवस्था इतनी डमाडोल हो चुकी थी, जो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, सेस लगाया। तो इसका मतलब है कि हमने 1 करोड़ बांग्लादेशी को रखा, उसके ऊपर से हिंदुस्तान के टैक्स पेयर ने सेस पे किया। भला करो और उसके लिए पैसा दो, ये हुआ। अब आते हैं कि ये 71 वार का जो हुआ, उसका आर्थिक व्यवस्था पे क्या असर डाला इसने। कई लोग तो कहते हैं कि उस वजह से इमरजेंसी लगी देश दम, वो लास्ट में मैं कवर करूंगा। 1975 71 वार की देन है। 1975 का इमरजेंसी की जननी है 71 वॉर, वो मैं बताऊंगा। देखिए, जैसा मैंने कहा 1 करोड़ रिफ्यूजीज बांग्लादेश से यहाँ आ गए, और इंदिरा गांधी ने सेस लगाया। अब नेशनल इकोनॉमी में हम लोग का खर्चा क्या क्या प्रभाव पड़ा। इकोनॉमी 1972-73 में इन्फ्लेशन था 22%, 74 में था 20%, और 75 में होगा 25% इन्फ्लेशन, महंगाई। उसके बाद हमारी जीडीपी जो नॉर्मल तेज रफ्तार से चल रही थी 0.9% पे आके गिर गई। उसके बाद बजटरी डेफिसिट बहुत ऊपर चला गया। खाने का शॉर्टेज हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्राउट भी हो गया था, तो उसके वजह से खाने का शॉर्टेज हुआ। तो शॉर्टेज हुआ तो इकोनॉमी में तो बहुत क्लियर है, डिमांड एंड सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस शूट अप करेगा, तो कीमतें उछाल ली। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था काफ़ी बर्बाद हुआ, और वो और भी ज़्यादा बर्बाद हुआ, क्योंकि हमको जब फूड ग्रेन की कमी हुई तो कुछ हम इंपोर्ट किए, तो उससे भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी उसमें गिरावट हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें गिरावट हुई। बेरोजगारी बढ़ी, और एग्रीकल्चर आउटपुट में 9.5% की गिरावट हुई। फार्मर, लेबरर और जो डेली वेज वर्कर्स थे वो सबसे ज़्यादा हिट हुए इस चीज़ से। और ये सब चीज़ जो प्रभाव पड़ा, यही जब बेरोजगारी हो, कीमत ऊपर हो, तो वो पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ। पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ 74 से, और फिर वो रिजल्ट हुआ, स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि इमरजेंसी लगा। इंदिरा गांधी को लगा कि अब सत्ता गई, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। तो आप देखिए कि एक देश को जन्म देने के लिए हम क्या क्या भुगते हैं। आर्थिक व्यवस्था बर्बाद, जवानों का खून बहा, हमारी बहनें विधवा हो गई, हमारे बच्चे, उनके बेटे अनाथ हो गए, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी घोषित हुआ, बड़े बड़े लीडर मारे गए। जयप्रकाश नारायण जी के साथ क्या हुआ वो पता है। तो इतनी बड़ी कीमत चुकाई, और अब सुनने और बताया जा रहा है
कि आप अपने मैटर अपने सुलझाओ। और इतना नहीं, आप ये देखिए कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से आए दिन जो है घर को जला देना, लड़कियों को उठा लेना, बलात्कार करना, मर्डर करना, ये आम चीज़ें हो गई हैं। और ये कभी सुनने में नहीं आता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले जिहादियों को फांसी की सज़ा या उनको उम्र कैद मिली हो। एक बंगाली राइटर था, उसको किसी ने कहा कि दादा आपके बारे में फलाना फलाना आपको गाली दे रहा था, बहुत बुरा भला बुरा कर रहा था। बोला मैंने तो उसका कोई भला नहीं किया तो मुझे गाली क्यों दे रहा है। कितनी बड़ी बात, आप किसी का भला कीजिए और वो आपको गाली दे रहा है। हमने बांग्लादेश का भला किया कि ये तो खाली, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट बताओ, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितने मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुए उसका रिप्लेनिशमेंट, वो सब तो मैं इसमें फैक्टर ही नहीं किया हूँ। हमने भला किया और उसका नतीजा देख लीजिए। यदि बांग्लादेश अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है, सेल्फ गोल करना चाहता है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि उसका सही मित्र कौन है। और यदि समझता है कि चीन उसका मित्र है तो श्रीलंका का उदाहरण देख ले, पाकिस्तान का उदाहरण देख ले, और डेट ट्रैप में, कर्ज के ट्रैप में ऐसा फंसेगा कि वही हालत होगी जो श्रीलंका की है शेख हसीना। फिर भागोगी तो हिंदुस्तान में ही शरण मांगोगी। उस समय हमारी सरकार को सोचना चाहिए तुम्हें शरण दें कि न दें। बहुत ही आज मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुख लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि शेख हसीना के विजिट के ऊपर आपने पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ों को आपने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।